बी केयरफुल, और आपको जो डाउट है कुछ भी है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है केमिस्ट्री 11th यूनिट 2nd स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 4 शेप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्बिटल बाय रविकांत मिश्रा, पीजीटी केमिस्ट्री, जेएनबी बीकर दतिया मध्य प्रदेश। तो आज की आपकी इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में अगर इसमें जाएंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आउटलाइन पे डिस्कशन करेंगे कि हमें आउटलाइन में इसमें एक्चुअल में इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो आउटलाइन की बात करें तो रिव्यू ऑन प्रीवियस टॉपिक, इससे हम पहले जो पढ़ चुके हैं एक्चुअल में क्या था उसमें, उस पर डिस्कशन करेंगे। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पर डिस्कशन करेंगे। रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज के क्लास का, बल्कि इस पूरी यूनिट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए कैसे जाते हैं। आप लोगों ने अब तक ओल्ड कॉन्सेप्ट में ओल्ड तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रखा है। एनी प्रॉब्लम? आपने पुराने तरीके से हाँ बोलो। अब जी आ गए त्रिपाठी जी, लेट लतीफ। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इस पे जो हम करने जा रहे हैं। हाँ, आगे लीजिए आप, नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। अभी लिखा हुआ है स्टेबिलिटी और हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, इन पे भी डिस्कशन होगा। ठीक है, तो ये आपकी आउटलाइन थी कि आप इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब देख रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम रिव्यू ऑफ प्रीवियस टॉपिक पे अगर हम बात करें तो देखिए क्वांटम नंबर्स पढ़ चुके हैं हम लोग। पिछले इससे वाली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं। क्वांटम नंबर को कैसे डिटरमाइन करते हैं इस पर डिस्कशन कर चुके। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर पर डिस्कशन कर चुके थे। ठीक है, तो अभी हम डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ये आपकी कल की ही क्लास में सब कुछ था, उम्मीद है आपने देखा होगा। लेकिन हमें एक थोड़ी सी शिकायत आपसे जो है वो ये है कि जो आप लोग जैसे हम वीडियो डाल दे रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वीडियो जो हम डाल देते हैं आपको, अबाउट द ऑर्बिटल डाला हमने अभी, तो वो आप लोग ज़्यादा लोग देख नहीं रहे हैं उसको, तो ये सही बात नहीं है, आप उनको देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमें ये तो हमने आपको रिव्यू कर दिया, अभी हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो देखिए हमें क्या पढ़ना है आज की क्लास को लेकर बात करें अगर हम। ठीक है, आज की क्लास को लेकर के बात करें तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। शेप ऑफ ऑर्बिटल, हमने इसका बढ़िया सा आपको कल वीडियो भेजा था, आज हम फिर इसको इससे भी पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये देखिए शेप ऑफ जो ऑर्बिटल है उसमें आवाज आ रही कहीं से भाई, ये आवाज कहीं से आ रही है। अब एक कोई करो बस, थोड़ा सा उसको बकाया, आवाज नहीं आना चाहिए, है ना। ये सब चिक 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 की आवाज आ रही है इसमें। अब ये ठीक है, अब हम कहाँ पहुंच जाएंगे, पहुंचा भैया उधर। चलो, तो शायद अभी आ जाएगा। ओके, थैंक यू। तो देखिए अगर हम बात करेंगे एस ऑर्बिटल को लेकर के, तो देखिए अभी हम इसको सिर्फ आपको बता ही सकते हैं, पेन नहीं चल रहा है शायद इसमें। तो देखिए एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है। एस ऑर्बिटल जो है स्पेरिकल शेप का है, गोले की तरह है। जो पी ऑर्बिटल होते हैं एक्चुअल में, पी ऑर्बिटल ओरिएंटेशन के बेस पे तीन तरीके का होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो जो पी एक्स, पी वाई, पी जेड जो होते हैं, इसमें जो हमारा जो डंबल शेप जो होती है, अगर हम उस डंबल शेप को अपना एक्स एक्सिस पे अगर हम बना दें इसको, ठीक है, तो इसे पी एक्स कहा जाता है। वही डंबल शेप अगर बाई एक्सिस पे आ जाती है तो उसे पी वाई कहा जाता है। वही डंबल शेप अगर आप जेड एक्सिस पे बना देते हो तो इसे पी जेड कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो पी ऑर्बिटल होते हैं, पी सबसेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो अभी आपने इसमें एस ऑर्बिटल का शेप देख लिया जो कि स्पेरिकल होता है, जो कि किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ नहीं होता। स्पेयर है, स्पेयर गोला, गोला तो किसी कोई एक डायरेक्शन होती है गोले की क्या। अगर आपसे कहा जाए बॉल है आपके हाथ में एक, तो क्या उसकी कोई डायरेक्शन होगी, है ना। तो वो उसको तो स्पेरिकल है, वो तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन हाँ डंबल शेप जो है, तो आप इसमें देख रहे हो पी एक्स ऑर्बिटल क्यों कहा, क्योंकि आपने जो डंबल शेप है वो पी ऑर्बिटल आपने जब एक्स एक्सिस पे लिया तो उसे पी एक्स कहा, जब उसे बाई एक्सिस पे ले रहे हो तो उसे पी वाई कह रहे हो, जब उसे जेड एक्सिस पे ले रहे हो तो उसे पी जेड कह रहे हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है अब इसमें।
अभी हम डिस्कशन जो कर रहे हैं वो ये वीडियो आपको अभी हम भेजेंगे बाद में, या शायद हमने ये कल ही भेज दिया था आपको। अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलो, नेक्स्ट में तो फिर ये भी आपको अलग अलग SOP के भेज दिए थे, आप उनको देखिएगा ध्यान से। यस, इस पे बात करें हम। ये डी ऑर्बिटल एक्चुअल में क्या होता है, एस ऑर्बिटल एक ही तरीके का, पी 3 तरीके के ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY एंड PZ। ये डी के ऑर्बिटल हैं, ठीक है। और इनका वीडियो जो आप देखोगे तो अभी कल आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने देखा, जो कि सही बात नहीं है, आप वीडियोस देखिए, ठीक है। तो उसमें क्योंकि ये 3D है, इनको अगर हम आप बोर्ड की भी हेल्प से आपको बताएंगे तो उतने अच्छे से क्लियर आपको ये नहीं होंगे, है ना, बिकॉज 3D है और बोर्ड और कॉपी ये सब 2 डायमेंशनल बात होती है, तो उतना क्लियर नहीं होगा। तो अभी अगर हम इसको बात, तो ये डी में होते हैं एक्चुअल में। जो डी है, डी का शेप जो होता है वो डबल डंबल शेप होता है। जो डी का शेप होता है वो डबल डंबल शेप होता है, ठीक है, 2 डमरुओं की तरह होता है एक साथ। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, चूंकि मार्कर यूज नहीं कर पा रहे हैं इसमें। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे कि अगर डबल डंबल शेप जो होता है, अगर एक्स और वाई एक्सेस के बीच में बना दिया, एक्चुअल में जो डी ऑर्बिटल है इनको 2 भागों में बांटा गया, 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, ऑन द एक्सेस और बिटवीन द एक्सेस। तो अगर हम ग्रुप थ्योरी की बात करें तो ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डी ऑर्बिटल है इनको 2 भागों में बांटा गया, डबल डीजनरेट ऑर्बिटल और ट्रिपल डीजनरेट ऑर्बिटल। डबल डीजनरेट ऑर्बिटल दैट मीन EG, और ट्रिपल डीजनरेट ऑर्बिटल दैट मीन T2G। तो EG एंड T2G, ठीक है। तो ये EG और T2G जो है वो 2 तरीके के आपके जो ऑर्बिटल होंगे, 5 जो डी ऑर्बिटल है इनको 2 क्लास में बांट दिया गया, T2G एंड EG। अब ये EG क्या होते हैं, EG जो होते हैं वो जिनके जो लोब्स हैं वो होते हैं ऑन द एक्सेस। अगर हम EG की बात करें तो ये होता है DX² और DZ²। लास्ट के जो 2 बने हुए हैं वो EG हैं, और EG मतलब EG नहीं है, सरल नहीं, स्मॉल e और स्मॉल g। ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्हें EG डबल डीजनरेट ऑर्बिटल को EG से और ट्रिपल डीजनरेट ऑर्बिटल को T2G से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 हैं तो 3 तो है ये T2G, DXY, DYZ, DXZ, और जो रिमेनिंग 2 हैं वो है EG, DX², और DZ², ठीक है। तो इस तरीके से हम कैसे बनाते हैं इनको, ये हम आपके साथ बात करें। तो जो डबल डंबल शेप है, 2 डमरुए हैं, जैसे P में देखा था तो 1 डमरू थी, और अगर D में देखते हैं तो डबल डंबल शेप है, 2 डमरुए हैं इसमें, ठीक है। तो अगर हमने इनकी जो डंबल शेप X और Y एक्सेस के बीच में बना दिया तो उसे DXY कहते हैं, Y और Z के बीच में बना दिया तो YZ कहते हैं, और X और Z के बीच में बना दिया तो DXZ कहते हैं। और जब बात की जाए EG की, जिनके की शेप ऑन द एक्सेस होते हैं, तो जो आपने डंबल शेप अगर X और Y एक्सेस पे बना दिया, ऑन द एक्सेस के ऊपर बना दिया, तो उसे DX²Y² कहा जाता है, और अगर आपने Z पे बना दिया तो उसे DZ² कहा जाता है, ठीक है। तो DX²Y² और DZ², ये अभी आपके लिए थे। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है हमारे पास। ये फिर वीडियो आपको भेज दिए गए, आप उनको देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक नए, अच्छा आपको थोड़ा थोड़ा अगर दिमाग में आ रही होगी बात, तो आप ये सोच रहे होगे सर आपने S बता दिया, आपने P बता दिया, आपने D बता दिया, सर आपकी ऐप से क्या दुश्मनी है, आपने ऐप के बारे में डिस्कशन क्यों नहीं किया, ठीक है। तो ऐप के बारे में डिस्कशन क्यों नहीं किया, एक्चुअल में ऐप के जो ऑर्बिटल होते हैं वो टोटल 7 होते हैं, जिनमें से अभी तक केवल 2 या 3 के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, और एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनकी जो शेप है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए इनके स्ट्रक्चर्स अभी तक डिटरमाइन नहीं है, 2-3 जानकारी हुई है बट ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में नहीं है। तो इसलिए हम अपनी बुक में भी देखेंगे तो कहीं भी अपन आपको अभी एफ ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में डिस्कशन नहीं किया जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने आपसे बार बार दोहराया, अभी हम फिर बात उसी चीज़ को दोहराते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े। इसमें क्या है, रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें पहले पढ़ रहे हैं हम आबो प्रिंसिपल, आबो रूल। भाई आप वाहू कहो या आप वाहू कहो, जो भी कहो, आप वो कहा जाता है, प्रोनाउंसिएशन आप वो है इसका। और जरा ध्यान से सुनिएगा, ये देखो, ये आप ये मान लीजिए कि ये आपकी बैकबोन है केमिस्ट्री की, जो अभी हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर जगह, हर चैप्टर, हर क्लास में आपको कभी कभार आपने लिखा हुआ देखा होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है।
आप लोगों में शायद 90% स्टूडेंट ये आइडिया लगा रहे होंगे आब्बो रूल मतलब आप सोच रहे होंगे आब्बो मतलब किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, क्योंकि अब साइंटिस्ट के नाम तो फॉरेनर ही अधिकतर रहते हैं। अब कोई रामकिशोर और घसेटी और छिंगे ये नाम तो होंगे नहीं कि रविकांत कोई साइंटिस्ट बन जाए। तो अब आपकी सोच में ये होगा कि ये कोई साइंटिस्ट का नाम है, तो हम आपकी सोच को थोड़ा सा अगर उसको क्लियर करें तो ये बात जानिएगा आपके आब्बो यहाँ पर किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डअप करना। बिल्डअप करना मतलब निर्माण करना। तो हम यहाँ क्या निर्माण करने जा रहे हैं सर? तो यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का निर्माण करने जा रहे हैं। अच्छा सर, अगर हम आपसे ये पूछें या कोई हमसे ये पूछे कि सर व्हाट इज द मीन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते किसे हैं, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब तो हम उसके रूल पढ़ें। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक्चुअल में किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका होता है। जैसे आपने बोर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पुरानी कक्षा में 2, 8 याद करो, अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर आपने पढ़ रखा है। तो एक्चुअल में किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका होता है, हाउ कैन यू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स में उनके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बताया जाएगा, ठीक है। तो इसको बताने के लिए ही डिफरेंट रूल दिए गए। तो आप वो एक साइंटिस्ट का नेम नहीं है, एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका वर्ड मीन होता है बिल्डअप करना। तो जरा देखें इसमें क्या लिखा है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। ये है रूल कि किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उनके ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग और एनर्जी के ऑर्डर में होगा। दैट मीन पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जिसकी एनर्जी ज्यादा है, नेक्स्ट 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 अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। अभी इसी स्लाइड में हम बात करेंगे। अभी जो हमारा लिखा हुआ था हम उसी पे डिस्कशन करें। तो आप रूल जो था अभी यस इसी पे बात करेंगे अभी। तो देखिए क्या लिखा है, इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि हम सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को ले जाते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है। आगे चलो, तो जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाते हैं। तो जैसा हमने अब हमारे पास एक प्रश्न है, चलो सर हमने ये समझ लिया आप रूल किसे कहता है, किसे कहते हैं, हम ये भी मान गए सर कि चलो इलेक्ट्रॉन वहां जाते हैं। लेकिन सर अगर हम आपसे ये पूछे कि सर इलेक्ट्रॉन पहले वहां क्यों जाता है जिसकी एनर्जी कम है, ध्यान सुनिए गंभीर बात कर रहे हैं। तो हम अगर पूछते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन वहां क्यों जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, तो देखो रियलिटी में क्या रहता है, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल के अंदर जाता है जिसकी एनर्जी कम है, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम है वो स्टेबल है। और कारण क्या है कम होने का, क्योंकि वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होगा, और जब न्यूक्लियस के पास होगा तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का और उस ऑर्बिटल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और जब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड। तो उस कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी, चली जाएगी, निकल जाएगी। और जब वो एनर्जी निकल जाएगी तो एनर्जी बचेगी कम, तो स्टेबिलिटी होगी ज़्यादा। कारण ये है कि अगर आपसे ये कहा जाए, अगर आप वाकई में अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आपकी एक क्लास में अच्छी खासी गैदरिंग है, दोनों सेक्शन एक साथ मिला दिए गए, तो अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपकी सोच में यही जाएगा कि हमें सबसे पहले वाली बेंच पे बैठना है, क्योंकि आप जाते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम पास बैठेंगे, अच्छा समझ में आएगा। हम जब किसी भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हम ये सोच के साथ जाते हैं कि कैसे भी भगवान टच हो जाएं, बगल में दिख जाएं, बिल्कुल पास पहुंच जाएं, बिल्कुल उन्हीं के पास पहुंच जाएं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बस ऐसे ही एटम में इलेक्ट्रॉन के भगवान है न्यूक्लियस, क्योंकि उन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, जिससे कि उनके बीच में अट्रैक्शन है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब हर एक इलेक्ट्रॉन ये चाहता है कि न्यूक्लियस के पास रहे, जितना संभव हो उतना पास रहे, ठीक है। तो चलिए, तो इसलिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि एक्चुअल में लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन पहले क्यों जाता है, क्योंकि जिसकी एनर्जी लोअर होती है उसकी स्टेबिलिटी हाई होती है, ठीक है।
और फिर बात हमने ये भी बताई कि एनर्जी उसकी लोअर क्यों होती है जो नियरेस्ट होता है न्यूक्लियस के, क्योंकि उसके साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है जिससे अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। अब आप देखेंगे इसमें जरा क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसको, अरे वाह हम स्क्रीन को बड़ी कर पा रहे हैं। सो देखिए क्या लिखा हुआ है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल इज एज फॉलोज। डिफरेंट ऑर्बिटल की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है कि सबसे कम एनर्जी 1s, फिर 2s आपके सामने दिख रहा है, 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है, फिर 4s है, फिर 3d है, फिर 4p है, फिर 5s है, फिर सो द ऑर्डर इन विच द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड एज इज एज फॉलो। तो इसी ऑर्डर में, जो ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी का है, उसी ऑर्डर में ही इलेक्ट्रॉन्स को इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं। इसको n प्लस एयर रूल कहा गया। भाई थोड़ा सा ध्यान देना, हम बार बार आपसे कह रहे हैं n प्लस एयर रूल का, हम इनके वीडियो भी शेयर करेंगे अभी आपको। n प्लस एयर रूल कहा गया है इसमें। तो जो n प्लस एयर रूल है, यहाँ पर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और यहाँ पर L क्या है, आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो याद रखना, हम जो आपको दो बातें बता रहे हैं इसमें n प्लस एयर रूल में, ध्यान से। नंबर एक बात, इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाता है जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम हो। सर n क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर L क्या था, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाता है जिसकी एनर्जी कैसी हो, कम हो। अच्छा सर, दूसरी बात कि अगर दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके लिए n प्लस एल की वैल्यू इक्वल है, बराबर है, अभी एग्जांपल देते हैं, n प्लस एल की वैल्यू इक्वल है, बराबर है, तो क्या होगा, तो अगर n प्लस एल की वैल्यू बराबर है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। सुनना, हमने आपसे दो बातें बताई कि पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम हो, लेकिन अगर दो ऑर्बिटल ऐसे हो जिनके लिए n प्लस एल की वैल्यू बराबर हो। अगर हम आपको एग्जांपल दें, थोड़ा यहाँ पेन नहीं चल रहा है ना, पेन नहीं चल रहा है, तो अगर हम बात करें इसमें, चलो ऐसे कैसे होगा, तो अभी क्या हो गया इसमें जी, स्क्रीन कैसे जाएगी, हाँ चलो यहाँ बने जाएंगे। सो देखिए अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसमें देखिए आप देख पा रहे होंगे, है ना, मार्कर यूज नहीं हो पा रहा, हम बार बार बोल रहे हैं आपको, आप देख पा रहे होंगे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में गया, फिर 2s में जा, ये देखो बिलिंग कर रही है, देखो लाइन जो बिलिंग कर रही है, पहले 1s गया, फिर 2s गया, फिर 2p गया, फिर 3s गया, फिर 3p गया, फिर 4s गया। ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 1s 2s 2p 3s, फिर लौट के 3p 4s 3d 4p 5s, आप देखते जाओ सब लोग, 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s, फिर 5f, फिर 6d, 7p और 8s। ये आबर रूल कहलाता है। अब हम आपको ये बात देखिए, आप पॉइंट देखो जरा, एल प्लस एल रूल में क्या कहा गया, देखो, ऑर्बिटल्स विथ लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल हैव लोअर एनर्जी। जिनके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम है, उनकी एनर्जी कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले उन्हीं में जाता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, इफ टू ऑर्बिटल्स have the same value of n plus l, then orbital with lower value of n will have lower energy। तो अगर n प्लस एल की वैल्यू बराबर है तो फिर इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसके के लिए n प्लस एल में n की वैल्यू कम होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के बताएं, तो हम ऐसे ही बना रहे हैं, मौके का आप देखिएगा। सपोज दैट हमने आपसे कहा कि हमें हाइड्रोजन, ध्यान से सुनिएगा, हमें हाइड्रोजन, क्या आप लोगों में से कोई है इसमें बता पाएगा कि क्या इसमें मार्कर चलाने की हो सकती है पॉसिबिलिटी हमारे पास? ये कोई एक बोल रहा है यस सर। अच्छा चलो, अंकित 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 सर, हाँ अपने मोबाइल में क्या करें, स्क्रीन रिकॉर्डर में देख रहा है, एक सेकंड, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं, ब्रश आ रहा है, ब्रश, यस, ओके ओके आ गया, लगा लगा, उसी स्क्रीन पे ले जाओ अंकित, उसी स्क्रीन पे ले जाओ, उसी पे ले जाओ। हमारे पास ब्रश मिला है, एक ब्रश से देखते हैं क्या काम चल रहा है, ब्रश चल रहा है इस पे, हाँ चल गया चल गया, कलर कलर
कलर अभी हरा आ रहे हैं तो आने दो, जो आ गया आ गया। अब जरा देखो हम इसी स्क्रीन से आपको बताएं। तो देखिए अगर चलो तुम एक काम करो, एक काम करो, सुनो अंकित सरोनी है, तुम चला सकते हो पेन? हाँ अंकित चलाओ, तुम पेन चलाओ, हम बता रहे हैं। अब वो तो वही है ना, तीन तीन हाथों से काम हो रहा है, जाने क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ओके चलो, अंकित आ गया पेन तुम्हारे पास? हाँ ठीक है, आ गया आ गया, मतलब संकेत। ओके ओके, अब सुनो अब सुनो अब सुनो, हम देखो, अब आप इसमें लिखिए, अगर हम आपको बोलते हैं कि आप लिखो इसमें 4S लिखो और 3D लिखो, कहीं भी जहां आपको जगह दिख रही हो, एक जगह 4S लिखो, एक जगह 3D लिखो। 4S लिखो, हाँ 4S और 3D लिख दो। ठीक है, 3D, तीन और डी कहीं और लिख दो बीच में जहां भी जगह मिल रही हो। ठीक है, 3D लिख दिया आपने। अब देखो 4S के लिए अगर हम बात करें, 4S के लिए n की वैल्यू 4 होगी। 4S के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 4S के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 4 हो गई। अच्छा, अब L की वैल्यू क्या हो गई? L की वैल्यू हो जाएगी इसमें 0, क्योंकि देखो S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2 और F के लिए L की वैल्यू 3 होती है ना। फिर से, एस के लिए एल बराबर 0 क्वांटम नंबर था, वीडियो ही भेजा था उसका, आज फिर से एक बार एक और नया वीडियो भेजेंगे क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो एस के लिए एल बराबर 0 होता है, पी के लिए एल बराबर 1 होता है, डी के लिए एल बराबर 2 होता है, एफ के लिए एल बराबर 3 होता है। तो 4s में अगर हम एन की वैल्यू की बात करें तो एन बराबर 4 हो गया। चलिए, और स्मॉल एल होता है स्मॉल एल, और स्मॉल एल बराबर 0 हो जाएगा। तो एन प्लस एल निकालें 4s के लिए तो कितनी निकलेगी भैया? 4 प्लस 0 बराबर 4 आएगी। ठीक है, अब अगर हम 3D के लिए आते हैं, ठीक है 3D के लिए आते हैं, तो 3D के लिए n बराबर कितना होगा? 3D, 3D, तो 3D तो n के n का वैल्यू तो 3 हो गया, जो पहले वैल्यू लिखी जाती है 1 2 3 4, वो n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया 4 प्लस 0 बराबर 4 हो गया 4s के लिए। अब 3D के लिए बात करें तो 3D के लिए n बराबर 3 होगा, देख दो कहीं भी 3। अच्छा, और डी के लिए अभी बताया हमने, बताओ डी के लिए क्या वैल्यू होगी हमारी एल की? एस के लिए 0, के लिए 1 और डी के लिए 2। तो 3 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 इक्वल टू हो गया 5। तो 4s के लिए n प्लस वैल्यू की कितनी आ रही थी? 4। 4s के लिए ध्यान से सुनो, आराम से रिलैक्स, 4s के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ रही थी? 4, क्या कि n बराबर 4 और एल बराबर 0। अच्छा, और 3D के लिए अगर हम बात करें तो n की वैल्यू आ रही 3, 3D 3, 3 है वो, तो पहले जो वैल्यू रहती है वो n नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए n बराबर आ गया 3। अच्छा, l बराबर क्या होगा? चूंकि d है तो l बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो 3 प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 5। तो अब हमें क्या क्लियर हो गया कि 4s के लिए, ध्यान से सुनना, 4s के लिए n प्लस एल की वैल्यू है 4 और 3D के लिए n प्लस एल की वैल्यू है 5। तो हमारे रूल ने क्या कहा था अभी? इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा जिसम के लिए n प्लस एल की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा होगी? जिसके लिए कम होगी वहां जाएगा। तो आप देखोगे पहले इलेक्ट्रॉन, अब आप वो रूल में देखो, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया उसमें देखो चाहे ऑर्डर में देखो, पहले इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है कि 4s में? क्योंकि 4s के लिए n प्लस एल की वैल्यू कम है और 3D के लिए n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा है। क्योंकि आपको सब कभी कभी बच्चे को संख्या देख के अजीब सा लगता है कि जैसे हम ऑर्डर देख पा रहे हैं, आप ऑर्डर देख रहे हो, इसमें अगर हम ऑर्डर की बात करें तो 1s से के बाद 2s है, फिर 2s के बाद 2p है, 2p के बाद 3s है, 3s के बाद 3p है, और फिर क्या आ गया? 4s आ गया, आफ्टर दैट 3D आया। समझ रहे हो ना, पहले 4s आ गया उसके बाद 3D आया। तो इससे क्लियर हो गया कि पहले 4s में जाएगा। अब हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि n प्लस एल की वैल्यू बराबर हो, तो फिर हम देखते हैं कि जिसके लिए n की वैल्यू कम है। तो चलो आ जाओ, अब हम कंपेयर कर रहे हैं, अब आप करो कंपेयर। अब आप कंपेयर करो 3D और 4p में। लिखो अंकित, 3D लिखो और 4p लिखो, कहीं भी 3D लिखो, थोड़ा ऊपर को जहां भी लिखना है। चलिए, 3D के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या है? सब लोग सुन रहे होंगे, कितनी वैल्यू आई? 5। क्लियर है? अभी हल पड़ा। अच्छा, अब 4p के लिए देखो जरा,
4p के लिए क्या होगा, n बराबर हो गया 4, 4 है ना, तो n बराबर हो गया 4p, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, तो 4 4 हाँ 4+1 इक्वल टू क्या हो गया 5, समझ रहे ना। तो 4p के लिए भी कितना हो गया 5 हो गया, और 3d के लिए भी कितना हो गया 5 हो गया, दोनों की वैल्यू बराबर आ गई। तो दूसरा पॉइंट हमारा n+l रूल का क्या कहता है, दूसरा पॉइंट जो है हमारा n+l रूल का क्या कहता है कि अगर वैल्यू बराबर हो तो फिर इलेक्ट्रॉन वहां जाते हैं, अगर वैल्यू बराबर हो तो फिर इलेक्ट्रॉन वहां जाते हैं जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। तो बताओ 4p में n की वैल्यू कम है या 3d में n की वैल्यू कम है, 3d में है, तो फिर इलेक्ट्रॉन पहले 3d में जा रहा है कि 4p में जा रहा है। अंकित निशान लगाओ 3d और 4p पे, निशान लगाओ 3d और 4p पे, जो ग्राफ बनाया उसमें 3d और 4p पे टिक लगाओ, 3d और 4p पे यस, पहले 3d में गया इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर कहाँ गया 4p में गया। तो समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप रूल। अब अगर हम आपसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, सपोज दैट हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बनाना है, अंकित पेन लेके जाओ, 1s 1s लिखो, 1s 1 के ऊपर एक नंबर एक इलेक्ट्रॉन चढ़ा दो कहीं भी साफ सुथरी जगह, 1s के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चढ़ा दो, 1s लिखो, 1s लिखो, उसके ऊपर s के ऊपर एक जैसे घात चढ़ाते हैं पावर, 1s 1, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। अगर हम आपसे कहें हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो क्या हो जाएगा 1s2। याद रखना, ध्यान से सुनो सब लोग, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 जा सकते हैं क्योंकि किसी भी एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और एस सबसेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर हम p की बात करेंगे तो p ऑर्बिटल जो होता है, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में 6, इसका मतलब p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। डी जो होता है, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसी प्रकार से एफ जो सबसेल रहता है उसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो एक में 2 जाएंगे तो 7 में 14 जाएंगे। दैट मीन एस की मैक्सिमम लिमिट 2 होती है, पी की मैक्सिमम लिमिट 6 होती है, डी की मैक्सिमम लिमिट 10 होती है और एफ की मैक्सिमम लिमिट 14 होती है। तो ये इस तरीके से हमारा आब्बा रूल था। अब हम एक आध कोई बड़ा सा बना के दिखा दें आपको, जैसे कि अगर आपसे कहा गया अंकित बनाओ, अगर हमने कहा सोडियम का बनाना है 11, देखो भाई एक पुरानी कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे। अब हम यहाँ क्या कहेंगे कि आप लोग बांटो इलेक्ट्रॉन और चीन चीन के दो के एस में 2 देना है भैया, पी में 6 देना है, डी में 10 देना है और एफ में 14 देना है। बात समझ रहे, अपने हाउस सिस्टम में मेस में माना कि पेड़ा बट रहा है तो सबको पता है भैया एक एक बच्चे को अधिकतम 1 मिलेगा। हाँ, अब कोई बच्चा ये कह दे कि हमें नहीं खाने पेड़ा, तो अपन ये जरूर कर सकते हैं कि उसको 1 उना दें, लेकिन अगर कोई एक आ जाए वो कहेगा हमें 10 खाने, तो हम 10 तो नहीं दे सकते, सबकी लिमिट है। तो ऐसे ही यहाँ पर सभी की लिमिट है, एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम कुछ भी जा सकता है, अधिकतम की लिमिट होती है, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14। तो अगर हम सोडियम बनाते हैं तो अंकित तुम इधर से कहीं से भी शुरू से लिखना शुरू करो, हम बता रहे हैं, आप लिखो 1s2 1s, नहीं ऐसे लिखो, यहीं से शुरुआत से लिख दो, बिल्कुल शुरुआत से, क्यों नहीं तो बनेगा नहीं, बड़ा है, शुरू से लिख दो, जहां फॉलोज लिखा है फॉलोज वहां से लिखना शुरू करो। तो क्या हो जाएगा 1s2, फिर लिखो 2s2, नहीं है आपको एक लाइन में लिखना है, हम ब्रश चला पाएंगे तो हमें यहीं से शुरू से लिखो आप, बिल्कुल हमें ज्यादा जगह चाहिए, लंबी सी लाइन चाहिए पेज के, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से लिखो ना, इस पूरा इधर को आ जाओ, जहां ये लैंग्वेज लिखी है वहां आ जाओ ना, वहां जहां लैंग्वेज लिखी है वहां से लिखो 1s2, यस, हाँ से नहीं होगा यार, वो उल्टा दिखेगा आपको। चलो देख रहे हैं ये लिख पा रहे हो, हम देखते हैं, कोई तुम लोग दिमाग लगाओ क्या है, देखो अभी कमियां क्या आ रही हैं इसमें, क्योंकि दूसरे के हिसाब से चल पा रहे हैं ना। देखो यहीं यहाँ से लिखना शुरू करो, हम कुछ भी करेंगे तो होगा नहीं इधर, कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं आप लोग सुनो, हम बता रहे हैं नाइट्रो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आप समझ गए।
देखो हम बताते हैं आपको, 1s2, 2s2। अच्छा, अब आप कहोगे सर 1s1 क्यों भरा था अभी हाइड्रोजन में? अरे भाई साहब, हाइड्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही तो थे, इसलिए वहां पर एक ही भरा जा सकता है, तो एक भरा। ठीक है, अगर हम बात करें किसी के बाद दो हैं तो 1s2 हो जाता, हम सबके बता रहे हैं। चलो आपको, हाइड्रोजन एक है 1s1 होगा, हीलियम 2 है 1s2 होगा, लिथियम 3 है 1s2 2s1 होगा, बेरिलियम 4 है 1s2 2s2 होगा, बोरॉन 5 है तो 1s2 2s2 2p1 होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होगा, नाइट्रोजन 7 है तो 1s2 2s2 2p3 होगा, ऑक्सीजन 8 है तो 1s2 2s2 2p4 होगा, फ्लोरीन 9 है तो 1s2 2s2 2p5 होगा, नियोन 10 है तो 1s2 2s2 2p6 होगा। 6 से ज्यादा नहीं जाएंगे भाई। सोडियम 11 है, सोडियम 11 है तो 1s2 2s2 2p6 3s1। 11 है, 11 बांटना है तो 1s2 2s2 2p6 तो 3s1। तो इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। हम इसका आपको वीडियो भी डालते हैं और सब लोग ज़रा ध्यान